गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में उपस्थित बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी का एक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। इससे पहले हमने दो अलग अलग क्लास के माध्यम से रूट की एनाटॉमी के डिस्कस किया था। पहली क्लास के अंतर्गत मोनोकोट रूट को पढ़ा था, जबकि दूसरी क्लास में डाइकोट रूट के बारे में डिस्कस किया था। रूट के बाद आज इस क्लास में मोनोकोट स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात डाइकोट स्टेम। जब हम डाइकोट स्टेम को पढ़ चुके होंगे तब हम कुछ डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ देखेंगे रूट और स्टेम में। मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट और डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के बारे स्टेम के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम को हम निम्न टॉपिक के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। इसमें टिश्यू डिफरेंसेस किस प्रकार से होता है, जैसे एपिडर्मिस टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में। इसके पश्चात मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के मध्य अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये हम अलग क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में मोनोकोट स्टेम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे होती है, एपिडर्मल टिश्यूज कैसे होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज कैसे होता है और वेस्कुलर टिश्यूज कैसे होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोकोट स्टेम का जब हम इंटरनल एनाटॉमी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, जब किसी मोनोकोट स्टेम का टीएच काटा जाता है, उस स्थिति में उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देती है। इस सेक्शन में हमें सिंगल स्ट्रैंड सेल्स दिखाई देती है जो सेफ्रिनिन से है। इस सेक्शन के माध्यम से हम एपिडर्मल टिश्यूज के अंतर्गत डर्मल टिश्यूज को देखेंगे। तो मोनोकोट स्टेम है वो कुल 4 प्रकार के टिश्यू सिस्टम रखता है: डर्मल टिश्यूज, हाइपोडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। डर्मल टिश्यूज जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, हाइपोडर्मल टिश्यूज जो कि ग्राउंड टिश्यूज का एक भाग है। इसका मतलब इसमें ग्राउंड टिश्यूज होता है पूर्ण रूप से विभेदित होता है। कोशिका भित्ति में या कोशिका भित्ति के बाहर की ओर सिलिका का डिपोजिशन होता है, अर्थात मोनोकोट स्टेम के एपिडर्मिस या कोशिकाएं सिलिकिफाइड होती है, जिसके कारण पूर्ण रूप से रफ और खुरदरी दिखाई देती है। एपिडर्मिस कोशिकाएं मोनोकोट स्टेम में लंबे समय तक पाई जाती है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाने के कारण इसका विघटन नहीं होता। इस स्ट्रक्चर पर एपिडर्मिस की बाह्य सतह पर सामान्यतः स्टेम हेयर जो कि बहुकोशिकीय होते हैं, स्तंभ का मुख्य लक्षण होता है, मोनोकोट स्टेम के ऊपर नहीं पाए जाते। तो स्टेम हेयर इसमें सामान्य तौर पर अनुपस्थित होते हैं। हम जब कभी भी रूट और स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे दोनों में अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर होता है कि स्टेम की एपिडर्मिस से बहुकोशिकीय रोम विकसित होते हैं जिसको ट्राइकोम कहते हैं, जबकि वो रूट में एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी इस स्ट्रक्चर में बहुकोशिकीय रोम अथवा ट्राइकोम नहीं पाए जाते। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में डर्मल टिश्यूज के अंतर्गत या एपिडर्मिस में कुछ रंध्र पाए जाते हैं, वो स्टोमेटा
के रूप में होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। एपिडर्मिस इस मोनोकॉट स्टेम में क्या कार्य करती है? इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो क्या है? वो स्टोमेटा है। एपिडर्मिस या डर्मल टिश्यूज का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है आउटर बाउंड्री का निर्माण करती है। कोश पादप भाग में सबसे बाह्य परत तो प्रोटेक्टिव लेयर भी है, लिमिटिंग लेयर भी है और आउटर बाउंड्री का भी कार्य करती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सिलिका का डिपोजिशन होने के कारण ये पादप भाग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। इस परत पर, बाह्य परत पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ट्रांसपीरेशंस सामान्य तौर पर कम होता है, अर्थात स्तंभ द्वारा होने वाले जल हानि को रोकने का कार्य करता है। कभी कभी स्तंभ में उपस्थित स्टोमेटा गैस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, गैस विनिमय होता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन की क्रिया आसानी से होती है। सेकेंड जो परत है वो हाइपोडर्मल टिश्यूज कहलाती है। हाइपोडर्मल उत्तक हैं वो सामान्य तौर पर वल्कुट की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस परत थी, सबसे बाह्य परत, इसके आंतरिक भाग पर ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उनको हम हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं। हाइपोडर्मिस की कोशिका जस्ट एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं एक दूसरे के पास में सघन रूप से विन्यासित होती है, जिसके कारण इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता। इन क्षेत्र की कोशिकाओं का आकार अनिश्चित होता है, बहुकोणीय होता है। सामान्यतः हाइपोडर्मिस मल्टीलेयर होती है, एक से अधिक परतों से निर्मित होती है। कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस के स्थान पर स्क्लेरेन्काइमेटस प्रकार की होती है। स्तंभ की हाइपोडर्मिस कोशिका का कुछ क्षेत्र, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्षेत्र की कोशिकाएं तो समूह के रूप में क्लोरेन्काइमा युक्त होती है, क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। इसके फलस्वरूप स्तंभ सामान्यतः हरे रंग का दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण हाइपोडर्मिस की कोशिका फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है। क्लोरेन्काइमा के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस कंटिन्यू स्थिति में होता है। परिधीय क्षेत्र के जितने भी सेवनपुल होते हैं वो कभी कभी हाइपोडर्मिस के अंतर्गत धसे हुए पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस पादप भाग में क्या कार्य करता है? तो ये पादप भाग को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है, इसके साथ में पादप भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मोनोकॉट स्टेम का जो सेकेंड लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। तीसरा जो पार्ट होता है वो ग्राउंड टिश्यूज कहलाता है। इस क्षेत्र में केवल वल्कुट पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं अविभेदित होती है। वल्कुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस होते हैं, मधुतकी होती है। कोशिका बड़े आकार की होती है, गोलाकार या बहुकोणीय होती है। इन गोलाकार कोशिकाओं के मध्य स्पष्ट रूप से दिखने वाले इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के मध्य स्पष्ट रूप से दिखने वाले इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इन इंटरसेलुलर स्पेस का मुख्य कारण कोशिका लूजली पैक्ड होती है। एक बीजपत्री जलीय पादप जैसे पोटामेजिटॉन के स्तंभ में एरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। एरेन्काइमा में उपस्थित वायु के कारण ये पादप भाग को बायोन्सी या उत्प्लवकता प्रदान करते हैं। चावल या ट्रिटिकम जैसे मोनोकॉट प्लांट के स्तंभ के मध्य
का ग्राउंड टिश्यूज विघटित हो जाने के कारण एक खोखली नलिका का निर्माण होता है। मक्का के स्तंभ में खोखली नलिका नहीं पाई जाती है। इस वल्कुट या ग्राउंड टिश्यूज का मुख्य कार्य क्या है? वल्कुट की कोशिकाएं या ग्राउंड टिश्यूज मुख्य रूप से स्टोरेज का निर्माण करता है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के वैस्कुलर बंडल धसे हुए होते हैं। तो धसे हुए वैस्कुलर बंडल को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। थर्ड जो स्ट्रक्चर आती है वो वैस्कुलर बंडल है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है अथवा इस डायग्राम के अंदर ये विशेष प्रकार की संरचना दिखाई देती है, ये इसके वैस्कुलर बंडल है। मोनोकॉट स्तंभ में वैस्कुलर बंडल एक निश्चित संख्या में होता है। सामान्यतः ये पूरे वल्कुटीय क्षेत्र या भ्रूण ऊतक में फैले हुए होते हैं। परिधि की ओर स्थित वैस्कुलर बंडल छोटे होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, लेकिन केंद्र की ओर के वैस्कुलर बंडल होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। इसका मतलब एक ही स्तंभ में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं। प्रत्येक सहवनपुल या वैस्कुलर बंडल एक दूसरे से सामान्यतः सेपरेट होता है। मोनोकॉट स्तंभ में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल कोजॉइंट प्रकार के संयुक्त है, कोलेटरल संपार्श्विक है, क्लूइड प्रकार के होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के मध्य एधा अनुपस्थित होता है। जब पर्टिकुलर एक वैस्कुलर बंडल की बात करें तो ये वैस्कुलर बंडल हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर का दिखाई देता है। एक बड़ी सी नलिका और नीचे एक छोटी सी नलिका। ये जो स्ट्रक्चर है वो जाइलम को निरूपित करती है। इसमें ये जो भुजाओं का निर्माण करने वाला जाइलम है वो मेटा जाइलम है, जबकि इसके एकल जाइलम है वो प्रोटो जाइलम है। मेटा जाइलम 2 और प्रोटो जाइलम 1 होने के कारण जाइलम की आकृति वी शेप की होती है। वी अथवा वाई आकार के जाइलम का पाया जाना मोनोकॉट स्टेम का मुख्य लक्षण माना जाता है। प्रोटोजाइलम हमेशा केंद्रीय भाग की ओर होते हैं, जबकि मेटाजाइलम परिधि की ओर स्थित होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जाइलम को एंडार्क या अंत अधिदारु प्रकार का जाइलम कहते हैं। हमने रूट में पढ़ा था, तो रूट में पाए जाने वाला जाइलम था वो एग्जैक्ट प्रकार का था, अर्थात प्रोटोजाइलम परिधि की ओर स्थित है। जब हम संपूर्ण वैस्कुलर बंडल की बात करें तो इसकी परिधीय क्षेत्र में पाए जाने वाली कोशिकीय समूह को बंडलशीत कोशिकाएं कहते हैं। बंडलशीत कोशिकाओं के मध्य भाग में मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम पाया जाता है। जाइलम की दोनों भुजाओं के मध्य फ्लोएम पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोएम की है। फ्लोएम किसके मध्य स्थित है? जाइलम की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य कभी भी कैम्बियम नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम इस प्रकार के सेवनपुल को बंद प्रकार के या अवृद्धि प्रकार के सेवनपुल कहते हैं। प्रत्येक मेटाजाइलम 2 बड़ी वाहिकाओं से निरूपित किए जाते हैं। तो जैसे एक वाहिका ये और दूसरी वाहिका एक की। इस मेटाजाइलम की वाहिकाओं में पिटेड थिकनिंग पाई जाती है। मेटाजाइलम की वाहिनिकाएं वाहिकाओं के मध्य स्थित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जाइलम
वाहिका, वाहिनिकाओं, जाइलम मर्दूतक और जाइलम डंडोतक या जाइलम फाइबर से निर्मित होता है। मोनोकॉट स्टेम के जाइलम मेटाजाइलम की बात करें तो मेटाजाइलम में पाई जाने वाली ट्रैकेट्स वाहिकाओं के मध्य स्थित होती है। प्रोटोजाइलम होता है वो कुचिक वाहिकाओं से निर्मित होता है। तो हम इन दोनों लाइनों के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि मोनोकॉट स्टेम के बारे में बात करें और मेटाजाइलम से संबंधित बात करें या वेसल्स की बात करें तो प्रोटोजाइलम में वेसल्स की संख्या कम होती है जबकि मेटाजाइलम में अधिक होती है। मेटाजाइलम में पाए जाने वाला स्थूलन या तो एनुलर प्रकार का होगा या स्पाइरल प्रकार का होगा, जबकि प्रोटोजाइलम में पाए जाने वाला स्थूलन वलयाकार या सर्पिलाकार, जबकि मेटाजाइलम में पाए जाने वाला स्थूलन पेटेड प्रकार का होता है। प्रोटोजाइलम में एक या कभी कभी दो लाइसोजेनिस कैविटी पाई जाती है। ये कैविटी इन छोटी छोटी नलिकाओं के आपस में संयुक्त होने से निर्मित होती है। इसी कैविटी का मतलब एक मेटाजाइलम ये और दूसरा प्रोटोजाइलम ये। तो प्रोटोजाइलम को हम गोलाकार संरचना के रूप में निरूपित करें तो ये कैविटी के रूप में इसको निरूपित किया जाता है। इस कैविटी का निर्माण होता है प्रोटोजाइलम के विभिन्न घटकों के विघटित होने से। जो लाइसोजेनस कैविटी बनी हुई है उसको प्रोटोजाइलम ल्यूकिना भी कहते हैं या प्रोटोजाइलम कैविटी भी कहते हैं। एस्परगस एक ऐसा मोनोकॉट स्टेम है जिसमें पाए जाने वाले प्रोटोजाइलम में या प्रोटोजाइलम कैविटी नहीं पाई जाती, तो हम इसको डायग्रामेटिक रूप से इस प्रकार से निरूपित नहीं कर सकते। लेकिन अधिकांश मोनोकॉट स्टेम की प्रोटोजाइलम कैविटी प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट स्टेम में पाए जाने वाले फ्लोएम जो कि जाइलम के मध्य स्थित होती है, ये संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फ्लोएम सीव ट्यूब्स और कॉम्पिनियन सेल से निर्मित होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मोनोकॉट स्टेम के फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है और सामान्यतः जाइलम और फ्लोएम एक बंडल शीत कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। बंडल शीत की कोशिकाएं डंडोतक की होती है, स्क्लेरोकाइमेटस होती है। एस्परगस में जिस प्रकार से हमने अभी डिस्कस किया था कि इसमें प्रोटोजाइलम कैविटी नहीं पाई जाती, ठीक इसी प्रकार से बंडल शीत भी एस्परगस में एब्सेंट होती है। इस प्रकार से वैस्कुलर मंडल, ग्राउंड टिश्यूज, हाइपोडर्मल और डर्मल टिश्यू सिस्टम मिलकर के मोनोकॉट स्टेम का निर्माण करते हैं। जब हम इसके स्पेशल करेक्टर की बात करते हैं जो केवल और केवल मोनोकॉट स्टेम के लिए होता है, तो वो कौन से होंगे? नंबर फर्स्ट, जो हमने अभी पढ़ा है, जो देखा हुआ है, उसी से हम इस प्रकार के पॉइंट को डेवलप करते हैं कि पहला, मोनोकॉट स्टेम में हेयर अथवा स्टेम हेयर इन जनरल फॉर्म में नहीं पाए जाते। ग्राउंड टिश्यू होता है अविभेदित होता है, 7 पुल बिखरे होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। परिधि के 7 पुल छोटे होते हैं और मध्य भाग में 7 पुल बड़े आकार के होते हैं। जाइलम वाई आकार का होता है। 7 वैस्कुलर मंडल होते हैं वो जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज टाइप होता है। जाइलम की दोनों भुजाओं के मध्य फ्लोएम स्थित होता है। फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो एब्सेंट होती है। प्रोटोजाइलम में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको प्रोटोजाइलमिक कैविटीज कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया मोनोकॉट स्टेम के बारे में, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर और उसकी एनाटॉमी के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।